इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में एक बात बार बार की जा रही है कि ये स्लो क्यों है। क्योंकि इमरान खान साहब ने शुरू में ये कहा था कि हम 4 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लॉन्ग मार्च स्लो होता चला जा रहा है और अब ये सिर्फ एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद 8 या 9 तारीख को ये झेलम पहुंचे और इस्लामाबाद पहुंचने की जो तारीख अब दी जा रही है वो 15 नवंबर है। तो हर शख्स ये पूछ रहा है कि इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद का इतना ज़्यादा फासला नहीं है कि इमरान खान साहब इतना च्यूंटी की चाल चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचे, बल्कि ये तो मेरा ख्याल है 4 घंटे का सफ़र था, जिसे अगर बहुत भी लंबा कर लें तो 2 से 3 दिन में आपका लॉन्ग मार्च यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो इतनी ताख़ीर क्यों है, हर शख्स ये बार बार पूछ रहा है। तो मैं आज आपको वो बताऊँगा कि इतनी ताख़ीर क्यों है और इमरान खान साहब इस ताख़ीर से क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तो अभी ज़ाहिर है मैं आज के व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप उनको समझेंगे तो फिर ही आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इमरान खान साहब इतने स्लो क्यों हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर। एक इमरान खान साहब हैं जो पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि हो सकता है कि क्लीन स्वीप कर दें और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट्स लेके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और ये बात फैक्ट है, हकीकत है और इस चीज़ को पूरा पाकिस्तान इस वक्त मान रहा है। सेकेंडली, दूसरी पावर एस्टेब्लिशमेंट है जो जाहिर है जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को लेकर आए और उसके बाद इमरान खान को निभाने की कोशिश करते रहे। फिर इमरान खान साहब को डिसओन किया गया, फिर इमरान खान साहब को सड़कों पर छोड़ दिया गया। तो अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी होती है तो सबसे पहला जो रगड़ा लगाएंगे इमरान खान साहब वो फ़ौज को लगाएंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट को लगाएंगे। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वही होगा जो पंजाब में पुलिस के साथ हुआ था कि इमरान खान साहब ने 3 साल में 7 आईजी तब्दील कर दिए थे और कोई भी आईजी, किसी भी आईजी को उन्होंने टिक कर काम नहीं करने दिया था। 6 वहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज बदल गए थे और 7 वहाँ पे आईजीज बदल गए थे। तो सबको पता है कि अगर इमरान खान साहब आए तो हो सकता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल या 6 साल से 6 महीने हो जाए। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आएंगे, फिर उस आर्मी चीफ से मुतमईन नहीं होंगे तो उसकी जगह नया ले आएंगे। तो पाकिस्तान को उसकी प्राइस या पाक फौज को उस वेंचर की प्राइस बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को इस मामले में स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, आप जाने, गवर्नमेंट जाने, अपने फैसले खुद कर लें। और तीसरी ताकत जो है वो हुकूमत है और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस वक्त मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों का मजमू है। यानी एक तरफ इमरान खान साहब हैं और बाकी सारी पार्टीज़ एक जगह पर इकट्ठी होकर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट बदकिस्मती से इन 12 पार्टियों के साथ इस वक्त इंतहाई पस्त पॉपुलैरिटी पे है। यानी आप ये समझें कि अगर कभी इनकी पॉपुलैरिटी यहाँ होती थी तो अब ये बिल्कुल पेंदे में, बिल्कुल नीचे है। और ये 12 सियासी जमातें ये जानती हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो हम मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाएंगे और फिर इमरान खान साहब ना सिर्फ आएंगे बल्कि बड़ी ताकत के साथ आएंगे और ताकत के साथ आके एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ हमें भी पीस कर रख देंगे और फिर शायद हम वापस दोबारा इक़्तिदार में या पॉलिटिक्स में ना आ सकें। इस चीज़ को वो पूरी तरह अंडरस्टैंड करती हैं पार्टीज़। लिहाजा अब इन तीनों को अगर आप आमने सामने रख के देखें, एक तरफ गवर्नमेंट जिसको पता है कि अगर हमें अभी इक़्तिदार से फारिग कर दिया जाता है और हमें इलेक्शन में धकेल दिया जाता है तो हम सब फारिग हो जाएंगे। दूसरी एस्टैब्लिशमेंट जिसको ये पता है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार से बाहर रह के वो 123 MNAs के साथ रह के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये सलूक कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने जब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ की हुई हैं, इसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, तो कल को अगर इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं तो वो क्या क्या नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हर सूरत ये चाहते हैं कि उन्हें एक स्पेस दी जाए, एक पॉलिटिकल स्पेस उनको मिले और वो इलेक्शन करवा के दोबारा इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बने। तो इन 3 पावर्स को अगर आप सामने रख के देखेंगे तो फिर आपको सारा सिनेरियो नज़र आ जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहना चाहती है, गवर्नमेंट किसी सूरत इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती और इमरान खान साहब हर कीमत पे, ख्वाह उन्हें पाकिस्तान तोड़ना पड़ता है, ख्वाह उन्हें गवर्नमेंट पर हमला करना पड़ता है, ख्वाह उन्हें इस्लामाबाद को यरगमाल बनाना पड़ता है, ख्वाह उन्हें रावलपिंडी को इतना पुश करना पड़ता है कि वो इनकी बात मान जाए, हर सूरत इमरान खान साहब कामयाब होना चाहते हैं। तो ये सारे सिनेरियो अब आपके सामने। अब सवाल वो है कि जिससे हमने ये व्लॉग शुरू किया था
कि इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को इतना डिले क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च इनको वो कहते हैं कि तारीख साज है और मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी हो जाएगी, तो वो इस लॉन्ग मार्च को स्लो क्यों चला रहे हैं, इसको स्पीड अप क्यों नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऐवान सदर में गवर्नमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात की तैयारियां चल रही हैं। पीटीआई की तरफ से यानी इमरान खान साहब की तरफ से सदर आरफ अलवी साहब को मुज़ाकरात के तमाम तरह अख्तियारात दे दिए गए हैं कि सदर साहब 4 नकाती एजेंडा है उस पर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। दूसरी तरफ से 12 इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म साहब को ये इख्तियार दे दिया है कि वह सदर आरफ अलवी के साथ बात करके इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये क्लियर स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि आप अपने मामलात को इकट्ठे बैठ के हल करने की कोशिश करें, हम पार्टी नहीं बन सकते। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रजामंदी है कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और दोनों फरीकैन किसी एक मुत्तफ़िक का लाहे अमल पर राज़ी हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई एतराज़ नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात अभी फुल स्विंग में नहीं है, लेकिन हलजुल हो रही है। यानी इमरान खान साहब की तरफ से भी 4 नकात ऐवान सदर पहुँच चुके हैं, जिनमें पहला जो नुक्ता है वो है इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस की तमाम मोडालिटीज़ तय कर ले जाएं कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इलेक्शन करवाएगा कौन, इसको शफाफ और साफ कौन करेगा, किस तरह रखा जाएगा, और उससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो किस नौयत की होगी। ये हो गया। दूसरा ये है कि आर्मी चीफ उसकी तैनाती का जो कानून के अंदर हुक्म रह गया उसको हल किया जाए और ये फैसला किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरह हर बार जो फौज का सीनियर तरीन जनरल होगा वो एक खुद का निज़ाम के तहत आर्मी चीफ बन जाएगा और जो उसके बाद होंगे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह बन जाएंगे, उन्हें वहाँ तैनात कर दिया जाएगा। और ये भी फार्मूला तय किया जाए कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का दफ्तर है वो सिर्फ पाक फ़ौज के पास ना रहे, बल्कि उसमें एयरफोर्स और नेवी को भी मौका दिया जाए कि एक मरतबा एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनको इस ओहदे पे बिठाया जाए और उसके बाद एक बार नेवी को ये फैसिलिटी दी जाए और फिर 2 बार पाक फ़ौज को ये फैसिलिटी दी जाए और उनके जो सेकंड जो जनरल होंगे दूसरे नंबर पे आएंगे उनके पास ये ओहदा चला जाए। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से आरफ अलवी साहब को ये अख्तियार दिया गया कि वो इस पर बात कर सकें। तीसरा ये है कि नैब के कवानीन जो हैं उसके बारे में एक ठोस लाहेअमल बनाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोई एहतसाब का सिस्टम है तो वो किस नौयत का होना चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे ये है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके बारे में भी एक मुत्तफ़िका फार्मूला हो और उस फार्मूले को फिर कोई भी गवर्नमेंट आए तो उसको ना छेड़ सके। तो 4 निकाती एजेंडा जो पीटीआई की तरफ से सदर साहब को दिया गया है कि आप इस पर मुज़ाकरात कर सकते हैं। दूसरी तरफ से पीडीएम ने ये अख्तियार दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वो ऐवान सदर के साथ मिल के सदर साहब के साथ मिल के इन मुज़ाकरात को किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो अख्तियारात दिए जा रहे हैं इधर से उधर से, मियाँ नवाज शरीफ साहब उसे बाय करने के लिए तैयार नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद आते हैं तो उनको आने दिया जाए और अगर वो 2 साल भी यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो उनको बैठने दिया जाए और उनको किसी किस्म की फैसिलिटी फराहम ना की जाए, ना उनके दबाव में आ जाए और ना ही उनके कहने पे इलेक्शन करवाया जाए और साथ ही ना ही उन्हें किसी किस्म की फेस सेविंग दी जाए। लेकिन पीडीएम के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग दी जाए ताकि वो घर वापस जाएं और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और माशी तौर पर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से एक जो प्रोग्रेस की तरफ है उसकी तरफ बढ़े। लिहाजा मियाँ शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि फेस सेविंग दी जाए, कैबिनेट के दूसरे वज़रा जो है ना वो चाहते हैं फेस सेविंग दी जाए और जो पीडीएम के लोग हैं वो चाहते हैं फेस सेविंग दी जाए। इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी फेस सेविंग की जो पार्टी है जो सबसे ज़्यादा फेस सेविंग देना चाहती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि इमरान खान को राज़ी किया जाए, इमरान खान के साथ कोई कमिटमेंट की जाए और कमिट करने के बाद उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस भिजवाया जाए और ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, मुल्क आगे चलाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि ये पोलराइजेशन है इसका सबको नुकसान होगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी ख्याल है कि अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा और जब मार्शल लॉ लगेगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 10 साल से पहले मार्शल लॉ ख़त्म नहीं होता। तो हम सब
फिर इसी दौरान इन 10 सालों में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वापस जमहूरियत की पटरी पर नहीं आ सके। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे तीसरी पावर को इक़्तिदार में आने का मौका मिल जाए। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा लंदन में बैठ के उन सब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं देनी चाहिए। वो अगर आते हैं तो आएँ, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो करें, वो मुल्क को अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो पहुँचाएँ, क्योंकि हमें इसी में फ़ायदा है कि इमरान खान साहब पूरी तरह एक्सपोज हों और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, ताकि इधर से इसाक डार साहब माशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत कर सके। कुछ चाइना से पैसे आ जाएँ, कुछ कतर से पैसे आ जाएँ, कुछ यूएई से पैसे आ जाएँ, कुछ सऊदी अरेबिया से पैसे आ जाएँ, मुल्क की मैशियत कुछ बेहतर हो और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो, महंगाई कम हो, डॉलर जो है वो 184-185 रुपये पे आके लैंड करे, तो उसके बाद पाकिस्तान जब बेहतर एक माशी पोजीशन में हो जाए तो फिर हमें इलेक्शन करवाने चाहिए। उससे पहले इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की ये भी ख्वाहिश है कि जब तक पंजाब हमारे हाथ में नहीं आता हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर बनवाएं और उसके बाद पंजाब जब मुकम्मल तौर पर नून लीग के हाथ में आ जाए तो फिर इलेक्शन होने चाहिए। इस सूरत हाल में उनका ख्याल ये है कि हम 10 साल पीछे चले जाएंगे, फिर वफाक तो क्या, हमें पंजाब भी भूलना पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें, सारी बातें हमारे अख्तियार से निकल जाएंगे। लिहाजा आज का बीलाग इसका एक कंक्लूजन ये है कि मुज़ाकरात की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी है और इस तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से भी है। ऐवान सदर के अंदर मुज़ाकरात होंगे और हल्की हल्की मौसीकी इस मामले में चलना शुरू हो गई, जो आने वाले चंद दिनों में कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले आर्मी ने पूरी कोशिश की थी कि दोनों फ़रीक़ैन ऐवान सदर में बैठें और इनके दरमियान बातचीत चले, और उस सिलसिले में अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दोनों असद कैसर साहब के पास गए थे, उनके घर में उनसे मुलाकात हुई थी, मामला चलना शुरू हुए थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक दोनों को रोक दिया था और कहा था कि इलेक्शन की तारीख पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार मामला थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं।